हे क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और आज हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर सॉल्ट की बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सॉल्ट्स। मतलब आप मान के चलो आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 2। जितने भी क्लास 10 के प्यारे बच्चे हैं, आप लोगों के लिए एक न्यूज है। हमारा जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर ग्रेविटी सर्कल, आप वहां से जाकर पूरी क्लास 10 के केमिस्ट्री के नोट्स, पूरे 5 चैप्टर के नोट्स चाहे तो एक साथ वहां से परचेज कर सकते हैं या इंडिविजुअली एक एक चैप्टर को भी वहां से परचेज कर सकते हैं। आप वहां पर जाकर देखिए, मेरे हाथ से बने हुए हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप लोगों को काफी ज्यादा, आई रिपीट, काफी ज्यादा मदद करेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर आप मेरे वीडियोस देखकर साथ साथ में नोट्स बनाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर मानूंगा मैं, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स हमेशा ज्यादा बेहतर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम लोग पढ़ना सॉल्ट्स। तो व्हाट आर सॉल्ट्स? तो बेटा हम बोलेंगे सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स that are formed by the reaction of acid with a base, that are formed by the reaction of acid with a base, that is through न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको? थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन होगा तभी यह प्रोसेस काम करेगी। मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन सिखा ही चुका हूं, कैसे होगा काम ये देखिए। जब कभी भी एक एसिड एक बेस के साथ कंबाइन होगा, यह आपको हमेशा क्या बनाकर देगा? सॉल्ट। और सॉल्ट के साथ नो डाउट वाटर भी एक आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा। हम लोग सब जानते हैं एसिड का पीएच एसिडिक होता है, बेसिक का पीएच बेसिक होता है, लेकिन सॉल्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, सॉल्ट आर ऑलवेज न्यूट्रल। सॉल्ट हमेशा कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो हम लोग एक पॉइंट यहां पर लिखेंगे, दैट सॉल्ट आर ऑलवेज न्यूट्रल। सॉल्ट्स आर ऑलवेज न्यूट्रल, दैट इज हैविंग pH is equal to 7। इसका pH आपको सॉल्ट का हमेशा कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। अब सॉल्ट्स कहां से मिल सकते हैं? आपने देखा होगा जो आपके घर पे जो नमक आता है जिसको आप NaCl बोलते हो, उसके अलावा आपने देखा है, आपने नाम सुना है सेंधा नमक, आपने नाम सुना है काला नमक, है ना, ब्लैक सॉल्ट। ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं ये सब कहां से आते हैं? तो इसके लिए स्टार बना के सारे बच्चे एक बात ध्यान से देखेंगे, दैट सीज and ocean water, sea and ocean water are the best source of salts। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों के साथ एक गड़बड़ ये है कि आप लोग सिर्फ सॉल्ट का एक ही एग्जाम्पल जानते हो, दैट इज सोडियम क्लोराइड। आप लोग सिर्फ सोडियम क्लोराइड को ही सॉल्ट मानते हो, NaCl को, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सॉल्ट का एक्चुअल नाम होता है टेबल सॉल्ट, जो हम लोग एडिबल पर्पस यानी खाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसको अपन क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट। ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है। जो कैसे बनता है ये सॉल्ट, सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट है ये कैसे बनेगा? देखिए मैं आपको बताता हूं। जब आपके पास में एसिड होगा H2SO4 और आपके पास में बेस होगा NaOH, तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो Na2SO4 यहां से बन जाएगा Na2SO4, और यहां से 2 OH और यहां से 2 हाइड्रोजन वाटर बन के बाहर हो जाएंगे। तो ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया आपका वाटर। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ढेर सारे सॉल्ट होते हैं। सोडियम सल्फेट हो गया, देन आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, देन आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया, देन आपका पोटेशियम सल्फेट हो गया,
देन आपका KCl हो गया, CaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया। ऐसे ढेर सारे सॉल्ट आपको कहां पर मिलते हैं? ओशन या सी वाटर में। और इनमें से आउट ऑफ दीज सॉल्ट्स, इन सॉल्ट्स में से आउट ऑफ दीज सॉल्ट्स NaCl is extracted, NaCl is extracted, NaCl को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्टेड बाय, कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? बाय प्यूरिफिकेशन, यानी हम ओशन के वाटर का प्यूरिफिकेशन करते हैं और इतने सारे सॉल्ट में से हम लोग हमारे NaCl को, हमारे टेबल सॉल्ट को प्यूरिफाई करके अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि यही हमारे काम का है। बाकी सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमारे काम के नहीं होते। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अच्छा, एक टर्म मैं आपको सिखा देता हूं। एक सॉल्ट होता है, मैं यहां पर उसको लिखूंगा रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट बेटा बेसिकली ब्राउन कलर का सॉल्ट होता है जिसके अंदर इंप्योरिटी होती है। तो रॉक सॉल्ट इज अ ब्राउन कलर्ड सॉल्ट हैविंग इंप्योरिटीज, यानी ये ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर इंप्योरिटीज होती है। इसको आप अपनी नॉर्मल भाषा में खड़ा नमक या काला नमक भी बोल सकते हो, जो NaCl के अलावा भी और बहुत सारे इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये जो आपका सॉल्ट है एक तरीके से न्यूट्रल सब्सटेंस है जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है। यूजुअली वाटर या ओशन वाटर या सी वाटर के अंदर ढेर सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जिसमें से हमारा काम का सॉल्ट NaCl होता है जो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक रॉक सॉल्ट करके ब्राउन कलर का सॉल्ट होता है जिसके अंदर इंप्योरिटीज होती है। तो दैट इम्प्योर सॉल्ट विच इज ब्राउन इन कलर इज कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? फटाफट से इतना सारा नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट करो प्यारे बच्चों। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत? हाय, तो मैं क्या कोई दिक्कत है? सुनील शेट्टी नाम है मेरा, सुनील शेट्टी, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। पहचाना सुनील शेट्टी? चलो हो गया इतना, आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात समझते हैं कि सोडियम क्लोराइड माना हमारे खाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्या सोडियम क्लोराइड की यानी NaCl की और भी कोई इंपॉर्टेंस है? तो हाँ, हमारे सॉल्ट में जो NaCl होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। कैसे, अपन इसके बारे में देखते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं सोडियम क्लोराइड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल। सोडियम क्लोराइड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल। कैसे? देखो बेटा, जब केमिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हमारे पास में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं, हमें ढेर सारे केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। और NaCl एक ऐसा केमिकल है जो अकेला हमें कुछ अलग अलग टाइप के केमिकल्स दे सकता है। कैसे? चलिए डिस्कस करते हैं। आपने एक टर्म सुनी होगी इलेक्ट्रोलिसिस। एक टर्म होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है? एक चेंबर होता है हमारे पास में इस तरीके का, ठीक है। इस चेंबर के अंदर आप लोग यहां पर NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके, यानी नमक का पानी, आपने NaCl को क्या करा? वाटर के अंदर डिसॉल्व करा। तो ये NaCl प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। एक्चुअली इस सॉल्यूशन को बेटा अपन एक नाम देते हैं, इसे बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास में कभी फ्यूचर में भी ये वर्ड आता है ब्राइन सॉल्यूशन, तो आप समझ जाओ सॉल्ट को यानी नमक को, NaCl को पानी के अंदर डिसॉल्व किया, उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। तो आपने एक चेंबर में ब्राइन सॉल्यूशन रखा, एक इलेक्ट्रोड आपने यहां पर डिप किया, ये मेटल की रॉड है, एक मेटल की रॉड यहां डिप करी, एक मेटल की रॉड आप लोगों ने यहां डिप करी, और आपने इसको इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो इस पूरे इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्टेड है, और ये बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड है, इसलिए बैटरी पर इसका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? अब जब ये हाई वोल्टेज करंट इस ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर पास होगा तो क्या होगा? तो देखिए एक केमिकल रिएक्शन यहां पर होगी जिसमें NaCl जब वाटर के साथ इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, जब हाई वोल्टेज में यहां पर करंट पास किया जाता है,
यानी जब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में एक बात समझना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी किसी चीज को ब्रेक करना इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर देखिए क्या होगा, हम लोग जानते हैं वाटर कैसे बनता है, HOH से, और NaCl कैसे बनता है, NaCl से। तो आपके पास में NaCl कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल, और H2O के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल। तो देखिए यहां पर क्या होगा, ये H और ये टूट जाएगा, ये NaCl टूट जाएगा। अब यहां पर देखिए यहां से 2 Na और यहां से 2 OH, 2 NaOH बना लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये जानते हो ना आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो सोडियम पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस चार्ज। तो ये माइनस चार्ज वाले क्लोरीन इस प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और यहां पर ये Cl आपस में जुड़कर बना लेंगे Cl2 नाम की गैस। तो यहां से आप लोगों को क्लोरीन गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, और यह हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, तो ये यहां पर नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर सब H+ इकट्ठे हो जाएंगे, और ये HH आपस में कंबाइन होकर बना लेंगे हाइड्रोजन नाम की गैस, और ये भी बाहर निकल जाएंगे केमिकल रिएक्शन से यहां से। तो आपको यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, यानी कैथोड से आपको हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी, और एनोड से आपको क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखेगी। क्या बात समझ में आ गई। तो आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड से मैंने क्या बनाया, मैंने सोडियम क्लोराइड से 3 केमिकल बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड HCl गैस। क्या बात समझ में आई। तो यहां पर अपन इसको चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि जब आप NaCl और वाटर की रिएक्शन करते हो तो आप लोगों को यहां पर 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है, एक मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मिलता है आपको हाइड्रोजन, और एक मिलता है आपको क्लोरीन। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, हाइड्रोजन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, क्लोरीन भी एक गैस है। इसका क्लोरीन का काम क्या होता है, ये वाटर के प्यूरिफिकेशन में काम में आती है। अच्छा, आप देखो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला देते हैं तो आपको मिलेगा HCl, और जब HCl होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट केमिकल हो गया। अच्छा, जब क्लोरीन और NaOH को मिलाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग करने के काम में आता है। तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है NaCl। सिर्फ एक NaCl से आप ये 3 कंपाउंड बना सकते हो, और ये 3 कंपाउंड आगे चल के आपस में मिक्स होकर और ढेर सारे कंपाउंड बना सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली सोडियम क्लोराइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। अच्छा, ये जो रिएक्शन हम लोगों ने करी है, ये जो पूरी प्रोसेस हमने करी है, इसको बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इट इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस in which brine solution, it is the process in which brine solution is electrolyzed, brine solution is electrolyzed to form, brine solution को electrolyze करके क्या बनाते हैं, to form NaOH, chlorine and hydrogen, NaOH, chlorine and hydrogen, which is called as chlor alkali process। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत, पक्की बात। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन अब डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स कौन से हमारे पास में होते हैं जो हम लोग केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, बट पहले जरा फटाफट से इसको नोट करो। क्लोर अल्कली प्रोसेस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी, नोट करो। ओके मेरे लाडले बच्चों, प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, मिटा दें। चलिए तो गाइज यहां तक हम लोगों ने बात कर ली कि सोडियम एक इंपॉर्टेंट केमिकल, सोडियम क्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल हमारे लिए प्रूव हुआ। ये आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस वगैरह बनाकर देगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर HCl नाम का केमिकल बनाएंगे। NaOH अपने आप में एक इंपॉर्टेंट केमिकल है। NaOH और क्लोरीन मिलकर ब्लीच बनाते हैं, ब्लीच वगैरह करने का काम करते हैं। तो अब हम लोगों ने सॉल्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया, और अब हम लोग यहाँ पर हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट पढ़ने वाले, दैट इज कॉल्ड एज
bleaching soda. So now we are going to start the first and the important salt, not soda, powder लिखना चाहिए क्योंकि हमको इसको पाउडर पढ़ना है. तो ब्लीचिंग पाउडर. तो प्यारे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर आपने नाम सुना होगा, ये ब्लीच वगैरह करने के काम में आता है. ब्लीच का मतलब क्या होता है? डी टैनिंग करना. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मेरी टी शर्ट अभी ब्लैक कलर की है, तो अभी ये ब्लैक कलर का इस पर कलर है, तो अगर मैं इसके ऊपर ब्लीचिंग पाउडर लगा दूंगा तो ये इसके कलर को थोड़ा लाइट कर देगा. तो कलर के डार्कनेस को, उसकी इंटेंसिटी को कम करना इज कॉल्ड एज ब्लीच करना. आपने देखा होगा पुराने जमाने में, आजकल तो खैर जैसे कि सैलून वगैरह आ गए हैं, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह आ गए हैं, और फेस पर वो लोग क्या कराते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ कराते हैं फेस पर यार, फेस मास्क वगैरह लगाकर कुछ फेस की क्लीनिंग वगैरह, डिटेनिंग वगैरह कराते हैं. बट बेचारा पुराने ज़माने के जो जब शादी वादी होती थी, दूल्हा उल्हा, तो दूल्हे के चेहरे पे ब्लीच कर देते थे. ब्लीच की वजह से क्या होता था, उसका स्किन टोन गोरा ना होते हुए बेचारा वो भूरा हो जाता था, और अगर उसके आईब्रोज या बाल पर अगर ब्लीच लग गया तो उतना हिस्सा उसका ब्राउन हो जाता था. तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग. तो गाइस, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं देखिए. हम लोग सब जानते हैं कि हम लोगों ने बायक्लोर एल्कली प्रोसेस we have prepared क्लोरीन गैस. हम लोगों ने क्लोरीन गैस को प्रिपेयर किया था क्लोर अल्कली प्रोसेस से, याद करो. तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ आपको क्या करना है, आपको लेकर आना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. आपको क्या लेकर आना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जैसे ही आप इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस को रिएक्ट करेंगे, आप यहां से देखेंगे कि एक ऑक्सीजन यहां पर रह जाएगा. देखिए CaOH2 कैसा दिख रहा है, देखो CaOH. तो ये H इस OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HOH मतलब वाटर. तो ये वाटर बन के बाहर हो गया. अब यहां पर ये कैल्शियम और ऑक्सीजन बचा, और ये दोनों क्लोरीन इससे यहां पर आकर जुड़ जाते हैं. समझ में आई बात आपको. सो दिस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर. यही है आपका ब्लीचिंग पाउडर, और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम, ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सी, एंड Cl2 की वजह से क्लोराइड. तो इट इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. क्या बात समझ में आ गई. तो इस तरीके से आप लोगों को ब्लीचिंग पाउडर बनाना पड़ता है. हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर. क्या ये बात समझ में आ गई, पक्की बात. इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है. अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, चलिए इसके कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं. सबसे पहला यूज ब्लीचिंग पाउडर का होता है, इट इज यूज्ड एज एन डिसइंफेक्टेंट. सर ये डिसइंफेक्टेंट की तरह काम क्यों करता है, मैं आपको बताता हूं. आप देखो यहां पर ये ऑक्सीजन जबरदस्ती फंसा हुआ है, ये ऑक्सीजन जबरदस्ती फंसा हुआ है. तो जब कभी भी आप इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करोगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा, और ये जो अकेला ऑक्सीजन है इसे कहलाता है नेसेंट ऑक्सीजन. और ये हाईली रिएक्टिव होता है. ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये आप आंख झपकोगे उतने में रिएक्ट कर जाएगा, मतलब इतना खतरनाक रिएक्टिव होता है. तो जिस भी बैक्टीरिया, जिस भी वायरस, जिस भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया तो तुरंत इसका ऑक्सीजन निकलकर वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर जाकर अटैच कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है और उनकी डेथ हो जाती है. तो ये नेसेंट ऑक्सीजन उनकी डेथ के लिए बहुत ज्यादा जिसको बोलना चाहिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. दूसरा यूज अपन यहां लिख लेते हैं. आप देखो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे, जो किसी को ऑक्सीजन दे दे. तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तीसरा, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है.
फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स, ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों की ब्लीच करने के लिए इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी जहां पर कपड़े बनते हैं, मील, सूत मील जिसको बोलते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि कपड़े जो हो जाए उनको क्या करा जा सके, उनकी ब्लीचिंग वगैरह की जा सके। और चौथा भी कपड़ों से रिलेटेड ही है, लॉन्ड्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके ब्लीचिंग पाउडर और उसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस है, फटाफट से इसको नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। हो गया बच्चों ब्लीचिंग पाउडर? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? क्या इसको रब कर सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और ब्लीचिंग पाउडर की जगह, ब्लीचिंग पाउडर के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? बेकिंग सोडा। क्या आप लोगों ने बेकिंग सोडा का नाम सुना है? यस सर, बेकिंग सोडा हम लोगों ने सुना है। हमारे किचन पर्पस के लिए इसको मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन किचन्स, किचन पर्पस। किचन पर्पस की जगह मुझे ऐसा बोलना चाहिए फॉर कुकिंग पर्पस। एक्चुअली इट इज यूज फॉर कुकिंग पर्पस। काय के लिए? टू मेक थिंग्स क्रिस्पी। जो पकोड़े वगैरह आप लोग तलते हो, जो पकोड़े वगैरह होते हैं उसको क्रिस्पी बनाने के लिए, पकोड़ों को, और फ्लफी बनाने के लिए केक्स को, ब्रेड को, फ्लफी आप बनाते हैं ब्रेड को, केक को, इन सबको फ्लफी और क्रिस्पी बनाने के लिए यूजुअली बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए वी ऑल नो, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था दैट सोडियम क्लोराइड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल। सोडियम क्लोराइड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल। सोडियम क्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है और यहां पर भी इसका बहुत खास यूज है। देखिए क्या होता है, आप जब सोडियम क्लोराइड को ट्रीट करवाते हो विथ अमोनिया, जब आप सोडियम क्लोराइड को अमोनिया के साथ ट्रीट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर से ये NH3 वाटर में से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन लेकर बन जाता है NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाता है? अमोनियम क्लोराइड। फिर से रिपीट करेंगे, ये पूरा का पूरा NH3 वाटर में से एक हाइड्रोजन निकालकर हो जाता है NH4 और यहां पर एक क्लोरीन के साथ मिलकर यह बन जाता है NH4Cl। अब क्या बचा? अब बचा Na। इस वाटर में से बचा H। भाई H2O में से एक H तो ये ले गया, तो एक H बचा, तो ये मैंने लिख दिया NaH। ये बचा CO2 और एक ऑक्सीजन ये बचा, तो Na2CO, ये 2 और ये O, ये O2 और ये O मिलकर 3 ऑक्सीजन हो गए, तो ये बन गया NaHCO3। दैट इज योर बेकिंग सोडा। इसे क्या बोला जाता है? यही है मेरे प्यारे बच्चों का बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम। इसका केमिकल नेम क्या होगा? या तो आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहोगे। इट इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? पक्की बात। नाउ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस NaHCO3 को, इफ NaHCO3 is treated with एसिड, अगर आप इसे एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा? तो हम इसकी एक केमिकल रिएक्शन सीखते हैं कि अगर आपने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया, फॉर एग्जांपल NaHCO3 को आपने एक एसिड HCl के साथ ट्रीट किया, तो सीधा सीधा फंडा यहां पर क्या काम करेगा? देखिए यहां से Na, यहां से Cl लेकर सॉल्ट बन जाएगा।
ये H, दो H मिलकर H2 बन गए, एक ऑक्सीजन खींच लिया, बन गया वाटर, और C और 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन वाटर ने ले लिया तो 2 ऑक्सीजन बचे, बन गया CO2। तो ये इस तरीके से केमिकल रिएक्शन होगी, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 बन जाएगा अगर आपने NaHCO3 को एसिड के साथ ट्रीट करा। अब यहां पर इस बात का क्या रिजल्ट निकल रहा है, इस बात को समझे कि ये एसिड है और ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाकर दे रहा है, मतलब ये रिएक्शन कुछ न्यूट्रलाइजेशन टाइप लग रही है। सो देयरफॉर विद दिस रिएक्शन वी कैन प्रूव दैट NaHCO3 इज स्लाइट और वी कैन से माइल्ड बेसिक इन नेचर। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि आपका NaHCO3 का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? समझ गए इस फंडे को? मैंने क्या सिखाया कि NaHCO3 एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, विच प्रूव्स कि NaHCO3 का नेचर हल्का सा बेसिक होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। तो अब इसके यूजेस क्या होंगे, चलिए इसके कुछ यूजेस यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट यूजेस। भाई सबसे पहला यूज तो हम लोग जानते हैं फॉर मेकिंग क्रिस्पी एंड फ्लफी थिंग्स, तो इट इज यूज्ड इन बेकरीज, इट इज यूज्ड इन बेकरीज एंड कुकिंग पर्पसेस, फॉर कुकिंग पर्पसेस। अब आपने सोचा होगा कि अगर केक को फ्लफी बनाना है तो केक फ्लफी कैसे बनेगा। देखिए, जैसे ही आपने बेकिंग सोडा को केक वगैरह के अंदर डालकर हीट करा, भाई बेक करते हैं तो बेकिंग में तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। जब आप बेक करते हो किसी चीज को, जब आप बेकिंग करते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से देखिए क्या होगा, यहां पर इसके आपको 2 मोल्स लेने होंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3 के अंदर, दैट इज सोडियम कार्बोनेट के अंदर। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर यहां पर बना लेंगे वाटर, और 2 CO3 अपने पास में, क्योंकि 2 मोल्स है तो 2 CO3 में से 1 CO3 तो यहां चला गया, ठीक है। एक जो CO3 बचा था उसमें से इस हाइड्रोजन ने उससे ऑक्सीजन ले लिया, तो अब वो बचा CO2, तो ये गैस बन के बाहर जाने की कोशिश करेगा, और ये CO2 की वजह से जब CO2 बाहर जाएगा तो वो केक को या ब्रेड को ऊपर की ओर उठा देगा। वो जब बाहर निकलने की गैस कोशिश करेगी तो आपका जो मैदे का या आपका जो डो बना हुआ है, जो आपने आटा गूदा है या जो मैदा गूदा हुआ है, वो इस CO2 की वजह से CO2 पूरी जान लगा के बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो वो ब्रेड को खींच देगी या केक को खींचेगी और उसको क्या करेगी, वो स्पॉन्जी बना देगी। क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को? तो इस रिएक्शन की वजह से केक बिकम्स फ्लफी। तो इस रिएक्शन की वजह से ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2, ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 द केक और ब्रेड जो भी आप बना रहे हो बिकम्स फ्लफी, बिकम्स फ्लफी, FLUFFY। ये क्या बन जाता है, ये फ्लफी हो जाता है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों को? अच्छा, दूसरा इसका यूज क्या होता है, देखो ये बेसिक नेचर का है, तो क्या इसको मैं एंटासिड की तरह यूज नहीं कर सकता पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए? तो हम लोग लिखेंगे इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। ये बहुत अच्छा एंटासिड है, आप इसे बहुत अच्छे एंटासिड की तरह यूज कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा, मार्केट में एक बेकिंग पाउडर भी आता है, तो व्हाट इज बेकिंग पाउडर? आपने सुना होगा वर्ड कि सर मार्केट में बेकिंग पाउडर आता है, अपन तो बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं, दोनों में फर्क है? हाँ, दोनों में फर्क है। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा प्लस C4H6O6 विच इज कॉल्ड एज टार्ट्रिक एसिड। ये थोड़ा खट्टा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। तो एक बेस और एक एसिड मिलकर जो पाउडर बनाते हैं उसे बोलते हैं बेकिंग पाउडर, जो अगेन कुकिंग पर्पसेस वगैरह के लिए बड़े आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज यूज फॉर द कुकिंग पर्पस। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, एक लास्ट यूज में यहां लिख देता हूं, 4th यूज यहां लिख रहे हैं। आप देखिए ये CO2 रिलीज कर रहा है, और अगर आग जलानी हो तो ऑक्सीजन और आग बुझानी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर,
फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये CO2 रिलीज करना है, जलने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर जो आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है, तो दिस इज बेकिंग सोडा। फटाफट इसको नोट करेंगे। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इतना लिख लिया आप लोगों ने? क्या कोई दिक्कत बेकिंग सोडा के अंदर? चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला सॉल्ट या अगला कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज वॉशिंग पाउडर। नहीं सॉरी वॉशिंग सोडा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वॉशिंग सोडा। ठीक है, नाउ गाइस वॉशिंग सोडा जो होता है उसको केमिकल फॉर्मूला अगर मैं डिस्कस करूं तो दैट इज कॉल्ड एज Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका। डेका मतलब 10 एंड वाटर इज हाइड्रेट। सो बेसिकली इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्या बात समझ में आ गई? नाउ अगर हम वॉशिंग सोडा के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो प्यारे बच्चों वॉशिंग सोडा का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बहुत इजी है, दैट इज बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा। अगर आपके पास में बेकिंग सोडा है तो आप बेकिंग सोडा को हीट कर दीजिए, आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो अगर मेरे पास में 2 मोल्स ऑफ NaHCO3 है और अगर मैं इसे हीट करता हूं तो ये दोनों Na इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे और एक CO3 यहां लग जाएगा, ये बन गया आपका Na2CO3। देन ये 2 होने की वजह से यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए, और 2 होने की वजह से यहां पर CO3 भी 2 है, 2 CO3 में से एक CO3 तो यहां लग गया। अब एक CO3 बचा तो एक CO3 में से एक ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा और CO2 इसके पास आ जाएगा। ये बन गया आपका सोडियम कार्बोनेट। फिर इस सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज किया जाता है विथ वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स के साथ इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाता है, यानी कि एक बार वापस से पानी के साथ इसे ट्रीट किया जाता है ताकि ये बना ले Na2CO3.10H2O। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? पक्की बात। तो ये है आपका वॉशिंग सोडा। नाउ हम लोग नाम से ही समझते हैं वॉशिंग सोडा कहां यूज होता है। उसके पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूं दैट अपॉन हीटिंग वॉशिंग सोडा, जब आप वॉशिंग सोडा को हीट करते हो तो यहां पर ध्यान रखिए कैसे हीटिंग होगी या क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले Na2CO3.10H2O को जब आप लोग हीट करोगे तो यहां पर Na2CO3.1H2O बचेगा और 9H2O वेपर बन के बाहर हो जाएगा। यहां पर आपको इस तरीके से ये कंपाउंड देखने को मिलेगा और इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट का मतलब होता है यहां पर सिर्फ एक पानी का मॉलिक्यूल है, बाकी 9 पानी के मॉलिक्यूल उड़न छू हो गए। और यहां पर जब आप इस Na2CO3.H2O को और ज्यादा फर्दर हीट करोगे तब ये Na2CO3 ब्रेक हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। यहां पर सिंपल सोडियम कार्बोनेट ही बचेगा। दिस इज योर सिंपल सोडियम कार्बोनेट। और इसके नाम क्या आपको लगाना पड़ेगा? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब जिसके अंदर वाटर बिल्कुल भी ना हो। आप देख सकते हो यहां पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल है, यहां पर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां पर अब इसके पास कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा? एनहाइड्रस। दिस इज कॉल्ड एज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जरा इतना फटाफट से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आप लिखिएगा इसको। चलिए इसको रब करें। नाउ अब अगर हम लोग इस वॉशिंग सोडा के यूजेस की बात करें
तो वॉशिंग सोडा के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं हमारे पास में, जिसमें सबसे पहला यूज जो वॉशिंग सोडा का होता है, दैट इट इज यूज्ड इन, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ग्लास, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ग्लास, पेपर, टेक्सटाइल और इनफैक्ट सोप, जो साबुन बनती है, जहां पेपर बनते हैं, जहां कपड़े बनते हैं, जहां ग्लास बनता है, वहां पर वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। मतलब वॉशिंग सोडा कांच बनाने में, पेपर बनाने में, कपड़े बनाने में और सोप बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। सेकेंड, इट इज यूज्ड इन प्रेपरेशन ऑफ, it is used in preparation of बोरेक्स। काहे में? बोरेक्स। बोरेक्स एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसके अंदर इसका यूज होता है। तो बोरेक्स नाम का कंपाउंड बनाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज Na2B4O7। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स। ये बोरेक्स का बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला होता है। अच्छा, वॉशिंग सोडा एज द नेम सजेस्ट, लॉन्ड्रीज में कपड़े वगैरह धोने के लिए इसका इस्तेमाल होता होगा। इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्रीज एंड टेक्सटाइल, यानी कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। लॉन्ड्रीज में इसका इस्तेमाल होता है भाई कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। और क्लास 11th में मेरे प्यारे बच्चों, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब वहां पर आप एक पॉइंट और पढ़ोगे। आपने सुना होगा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो होता है जिसके अंदर अगर आप साबुन से अपना हाथ धो या साबुन से कपड़े धो तो लेदर नहीं बनेगा, यानी झाग नहीं बनेगा। तो हार्ड वाटर ऐसा पानी होता है जिसके अंदर साबुन झाग नहीं बना सकता। उसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में सॉल्ट्स होते हैं, इम्प्योरिटी होती है, मतलब वो पानी ना तो पीने लायक होता है ना हमारे यूज करने लायक होता है। तो उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी पीने लायक, यूज करने लायक बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जरा इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक बहुत इजी है, सारे यूजेस आप लोगों को अपने नोटबुक के अंदर लिखकर रखना है और काम खत्म। ठीक है, आगे चलें, इतना रब कर रहे हैं, चलिए तो फिर इसको रब करते हैं और एक खतरनाक कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। खतरनाक कंसेप्ट यह है प्यारे बच्चों कि अभी अभी आपने बड़ी अजीब सी चीज ऑब्जर्व करी। आपके मन में भी आया होगा क्वेश्चन कि सर ये फॉर्मूला ऐसा कैसा है, Na2CO3.10H2O। मतलब अभी तक आप लोगों ने यह देखा होगा कि Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है और CO3 पर डाई नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए दो Na इस तरीके से कार्बोनेट से जुड़ गए हैं। तो Na2CO3 तो एक आयोनिक कंपाउंड है, लेकिन ये 10H2O का क्या हिसाब किताब है? ये 10H2O क्या है? व्हाट इज दिस 10H2O? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसमें वाटर अटैच है, से बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे आयोनिक सॉल्ट्स होते हैं जिसके अंदर वाटर के कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल बाइंड कर जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर से आकर चिपक गए हैं। कुछ बुक्स में कुछ जगह पर ऐसा बताया गया है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्ट के ऊपर आकर चिपक गए हैं, बट रियलिटी में जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बॉन्डेड हैं, ये ऑलरेडी मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डेड हैं। तो व्हाट आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? दीज आर
the water molecules, these are the water molecules which are attached to the salt, which are attached to the salt and making them hydrated, मतलब हाइड्रेटेड का मतलब गीले हो गए हैं, दे आर वेट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां पर बताता हूं कि ये जो आपको वॉशिंग सोडा दिखेगा, दिखने में आपको लग सकता है कि ये ड्राई है, दिखने में आपको क्या लग सकता है कि यार ये तो ड्राई है, लेकिन रियलिटी में क्या ये ड्राई है? नहीं, रियलिटी में ये वेट है, यानी गीला है। समझ गए बात को? ठीक है। तो आपने सुना भी होगा कुछ सॉल्ट्स के नाम, क्या एनहाइड्रस, एनहाइड्रस सॉल्ट लगाते हैं, मतलब एनहाइड्रस सॉल्ट पूरी तरीके से वाटर से फ्री होते हैं। अभी अपन उसको सीखते हैं। तो हम लोग अभी इसके बारे में स्टार बनाकर एक पॉइंट क्या लिखेंगे, दैट दीज सॉल्ट्स आर एक्चुअली wet in nature, they are actually wet in nature, but they may look, यानी ऐसा जरूरी नहीं है पर दिख सकते हैं, but they may look dry in nature, as they are found in crystals। ये हमेशा आपको कैसे मिलेंगे? दानेदार। ये आपको हमेशा जो सॉल्ट्स होंगे आपको कैसे फॉर्म में मिलेंगे? क्रिस्टल के फॉर्म में, बिल्कुल दानेदार। जैसे आपके घर में नमक है, आपके घर में शक्कर है, वैसे। तो जब ये पानी का मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाएगा, और अगर ये पानी का मॉलिक्यूल नहीं होगा तो ये एनहाइड्रस कहलाएगा। एक एग्जाम्पल आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है, CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे हम लोग कॉपर सल्फेट पेंटा, क्योंकि 5 है इसलिए पेंटा हाइड्रेट, पानी का मॉलिक्यूल है। इस कंपाउंड को कॉमन भाषा में, नॉर्मल भाषा में ब्लू वाइट्रॉल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस सॉल्ट का कलर क्या है? इस सॉल्ट का कलर ब्लू है। जब इस सॉल्ट को एक्सपेरिमेंट करके देखा गया और 100 डिग्री सेल्सियस पर जब इसे हीट किया गया, तो हम लोग सब जानते हैं भैया पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपोराइज हो जाता है। तो ये पानी इसे छोड़कर उड़ गया, और अब यहां पर सिर्फ क्या बचा? CuSO4, क्योंकि जो 5 पानी के मॉलिक्यूल है वो तो भाप बन के उड़ गए। इसीलिए अब इस कंपाउंड को बोला जाता है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बिना, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और यह देखा गया कि इसका कलर व्हाइट हो जाता है और इट में लुक्स कलरलेस। तो यहां पर आपने देखा कि कॉपर सल्फेट से कोई लेना देना नहीं है कलर का, कलर का लेना देना ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से था। तो हमेशा ध्यान रखना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड रहते हैं एक सॉल्ट से, एक क्रिस्टल से, और उसकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज करते हैं। दे मे ऑल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल या प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयोनिक सॉल्ट। ये जिस भी आयोनिक सॉल्ट से जुड़ेंगे उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस करेंगे। जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर जब ये थे तो कलर ब्लू था, अब जब यहां पर नहीं है तो कलर चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी सॉल्ट के साथ .H2O दिखता है तो आप समझ जाइएगा सिर्फ रिप्रेजेंट किया है .H2O से, असलियत में वाटर मॉलिक्यूल Na2CO3 के साथ कंबाइन है। तो ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है Na2CO3 का, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। रियल स्ट्रक्चर हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको सिर्फ समझने के पर्पज से देखा था। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? अच्छी तरीके से क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। ठीक है, इतना नोट कीजिए फटाफट से। डन मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। नाउ हमारा आखिरी सॉल्ट बहुत चुन्नू मुन्नू सा सॉल्ट है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। दैट इज प्लास्टर ऑफ
पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में पीओपी बोला जाता है। अब आप लोगों ने इसको पीओपी को बहुत सारी जगह पे देखा होगा, लेकिन सबसे खास बात प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे। तो प्यारे बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली एक स्टोन होता है जिसको बोला जाता है जिप्सम। जिप्सम, JYPSUM, जिप्सम। जिप्सम एक स्टोन होता है which is found specially in European countries, especially near coastal areas of London, we can say England। इंग्लैंड के आसपास जो कोस्टल एरियाज है वहां पर एक जिप्सम नाम का स्पेशल स्टोन पाया जाता है और उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यह जिप्सम का अगर मैं केमिकल फॉर्मूला देखूं तो दैट इज CaSO4.2H2O, दैट इज जिप्सम। इसे बोला जाता है जिप्सम। इसका अगर मैं केमिकल नेम लिखूं तो दैट इज कैल्शियम सल्फेट, और 2H2O होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा डाइहाइड्रेट। जब आप इसे 373 केल्विन्स पर या मैं कहूं 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसे हीट करोगे तो हम लोग सब जानते हैं 100 डिग्री पर सिर्फ वाटर का लॉस होता है, तो ये बन जाएगा CaSO4.12H2O एंड दिस इज योर POP। और एक खास बात यह है कि 1.5 वाटर मॉलिक्यूल यहां से लॉस्ट हो जाता है एंड ये बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या ये बात समझ में आ गई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है, पहले जिप्सम पत्थर को लाया जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है बिल्कुल बारीक 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 बारीक, उसको चूरा चूरा उसका बना लिया जाता है बिल्कुल पाउडर, और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया था, पानी पानी उड़ जाता है और पीओपी एक बिल्कुल फाइन पाउडर जैसा बन जाता है। अगर हम बात करें पीओपी के यूजेस की तो सबसे पहले तो डेकोरेटिव आइटम्स। भाई आपके घर पे आपने देखा होगा ना, आजकल बहुत सारे स्टैच्यूज आते हैं गौतम बुद्ध के, गणेश जी के, कृष्ण भगवान के, और भी बहुत सारे जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं जो गिफ्ट गैलरीज में मिलते हैं। यूजुअली वो सारे डेकोरेटिव आइटम्स में से मोस्ट ऑफ द डेकोरेटिव आइटम्स इससे बनते हैं। देन आपकी आइडल्स एंड स्टैच्यूज। भाई हम लोग जो गणेश जी बैठाते हैं, माता जी बैठाते हैं, और बहुत सारे जो हम लोग जिसको बोलना चाहिए मूर्तियां वगैरह जो बनाते हैं वो नो डाउट इससे बनती है। तीसरा, ये मेडिकल पर्पस से यूज किया जाता है। मेडिकल पर्पस कैसे, जैसे जो ब्रोकन बोन होती है, आपने सुना ना, जब ब्रोकन बोन यानी जब हड्डी टूट जाती है तो ब्रोकन बोन पे जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही तो प्लास्टर होता है, तो ये वो बनाने के काम में आता है। एंड चौथा, डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं काहे के लिए, कैविटीज के फिलिंग के लिए, कैविटीज को फिल करने के लिए या तीत बनाने के लिए, तीत फॉर्मेशन और कैविटीज फिलिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट फॉर अस। प्लीज जरा इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो गई, ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह आता है, बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि सर हमें एक बात बता दीजिए कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपने फॉर्मूला हमें लिखाया दैट इज CaSO4.12H2O, तो सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यही आता है कि क्या एक वाटर का मॉलिक्यूल कभी हाफ हो सकता है, और इसका केमिकल नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट। हाफ के लिए यहां पर वर्ड किया जाएगा यूज हेमी हाइड्रेट। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट क्या सच में रियलिटी में एक मॉलिक्यूल के अंदर आधा पानी का मॉलिक्यूल, भाई अभी तक तो हमने देखा था कि पानी का मॉलिक्यूल ऐसा गोल हो सकता है,
तो क्या आधा पानी का मॉलिक्यूल होगा? नहीं। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप रियलिटी में देखते हो तो रियलिटी में कभी भी ये मॉलिक्यूल ऐसा नहीं दिखता। एक्चुअली ये कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूं। आपका जो CaSO4.2H2O जो आपका जिप्सम होता है, इसके असलियत में दो मॉलिक्यूल्स को हमें हीट करना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो यहां पर मिलेगा 2 मोल्स ऑफ CaSO4.12H2O। तो एक्चुअली में ये ऐसा होता है CaSO4.12H2O प्लस CaSO4.12H2O। तो अब आपके पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो मॉलिक्यूल्स आ गए, CaSO4 मिलकर बन गया 2 CaSO4 देखो, और ये जो हाफ H2O है, हाफ वाटर प्लस हाफ वाटर क्या बन गया 1 H2O। तो रियलिटी में प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको ऐसा दिखता है। दिस इज द रियल मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, बट नेचर में वो हमेशा ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि डज हाफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, तो आप बोलोगे नो, हाफ मॉलिक्यूल नेवर एग्जिस्ट, द रियल एग्जिस्टेंस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज लाइक दिस ओनली। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर? तो गाइस मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोगों का पूरी तरीके से एसिड बेस एंड सॉल्ट खत्म होता है। यहां पर हमारे सारे सॉल्ट्स खत्म होते हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। अब इस चैप्टर के अंदर अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ग्रेविटी सर्कल से आप चाहें तो इसके नोट्स निकाल सकते हैं। और अब हम लोग बहुत जल्दी हमारा नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर ये पूरी सीरीज अच्छी लगी हो, मजा आया हो, तो गाइस कमेंट करना, ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब करके रखना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे।